जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विथ राहुल में। आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और यह खास करके बिहार एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह जो है सो बिहार एसआई टॉनिक 500 प्लस जो है सो वीवीआई प्रश्नों का समूह है। ठीक है, इसमें से कुल हम लोग देखेंगे दोस्तों तो कुल 750 जो है सो प्रश्नों को इसमें से देखने वाले हैं। इसमें से बहुत से तरह तरह के प्रश्न शामिल हैं दोस्तों, जिसमें से जीके जीएस के प्रश्न रहेंगे, साइंस के प्रश्न इसमें से रहेंगे, करंट अफेयर के प्रश्न इसमें से रहेंगे, है ना। तो यह एक तरह से अंतिम प्रहार है जो कि बिहार दरोगा के लिए किया जा रहा है। आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए आप इसे देख सकते हैं, लेकिन यह खास करके बिहार दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो प्रश्न संख्या हमारा 1 दिया हुआ है इसमें से, है ना। तो प्रश्न संख्या 1 है हमारा कि देश राजधानी और मुद्रा दिया हुआ है। इसमें हम लोग जो है सो देखते हैं। तो सूरीनाम जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है, इसकी जो है सो मुद्रा है परामारिबो। ठीक है। सर्बिया की राजधानी हम लोग देखेंगे तो बेलग्रेड है, इसकी मुद्रा है सर्बियाई दिनार। कनाडा की राजधानी ओटावा हम लोग जानते हैं, कनाडियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ब्राज़ील की राजधानी जो है सो हम लोग ब्राज़ीलिया है, और इसकी मुद्रा क्या है, रियाल है ना। और यह जो है सो G20 का मेजबान देश भी है ब्राज़ील इस बार। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जर्मनी का राजधानी जो है सो कहाँ पर है, बर्लिन है ना। और ये मुद्रा यूरो है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियर्स है, मुद्रा अल्जीरियाई दिनार है ना। मॉरिटानिया की जो है सो राजधानी है नुआकचोट, और इसकी मुद्रा है ओगुइया, है ना। ताइवान की राजधानी ताइपे है, और इसकी मुद्रा है नया ताइवान डॉलर। भूटान का हम लोग जानते हैं राजधानी थिम्पू है, पड़ोसी देश है हमारा। गुलट्रम जो है सो इसका मुद्रा का नाम है। ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। यह जो है सो विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश है। ठीक है। पेरू की जो है सो राजधानी हम लोग देखेंगे तो यह लीमा है, और इसकी मुद्रा सोल है। फ्रांस का जो है सो मुद्रा यूरो है, राजधानी पेरिस है। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है कि नेपाल की जो है सो संसद को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पंचायत। यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। श्रीलंका की राजधानी जो है सो कोलंबो है, यह एक व्यावसायिक राजधानी है कोलंबो, है ना। वैसे जयवर्धन पूरे है। ठीक है। अगला है कि इटली की राजधानी जो है सो क्या है, रोम है। ठीक है। और जो है सो इटली टाइबर नदी जो है सो रोम शहर इसी नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे, तो टाइबर नदी के किनारे। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है दोस्तों कैनबरा, है ना। सिडनी वहाँ एक प्रसिद्ध जगह है जहाँ की बार बार क्रिकेट के स्टेडियम स्थापित है, वहाँ बार बार क्रिकेट होता है, तो हम लोग नाम सुनते हैं सिडनी, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है कैनबरा। ठीक है, सिडनी नहीं है। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका जिसकी की मुद्रा क्या है, रैंड है। और दक्षिण अफ्रीका हमारा ब्रिक्स का सदस्य भी है, और इंडिया भी सदस्य है ब्रिक्स का। अगला है कि मलेशिया जिसकी राजधानी है कुआलालंपुर, और वहाँ की रिंगिट जो है उसकी मुद्रा है। अगला है यूके की राजधानी हम लोग जानते हैं कि लंदन है, और इसकी मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है। अगला है वेनेजुएला हम लोग जान रहे हैं हाल ही में जो है डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया, और वहाँ के कार्यकारी राष्ट्रपति खुद बन गए हैं, जैसा कि सुनने में आ रहा है। हो सकता है ये सही भी हो, है ना, और सही ही है जैसा कि लग रहा है। वेनेजुएला जिसकी जो है सो राजधानी जो है सो क्या है, कराकस है। विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार कहाँ है, वेनेजुएला में है। ठीक है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें भी सम्मिलित करना है। इजराइल की राजधानी कहाँ है, जेरूसलम है। लेबनान का बेरूत, अमन का सना, सूडान का खार्तूम, रूस का मॉस्को है। ईरान का तेहरान, बांग्लादेश का ढाका, और अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स। ये सब तो हम लोग जानते ही हैं दोस्तों। अगला है जापान की मुद्रा, यहाँ देखेंगे तो मुद्रा क्या है, येन है। दक्षिण कोरिया का वान है। और अगला देखते हैं हम लोग। तो अगला है हमारा कि चीन का युआन है ना, जिसे रेनमिनबी कहते हैं। जैसे हम लोग का रुपया होता है वैसे युआन होता है, और उसका सबसे छोटा इकाई क्या होता है, जैसे हम लोग का रुपया छोटा इकाई पैसा, तो वैसा रुपया के जैसा है हमारा युआन, और छोटा इकाई है क्या हमारा रेन मिनबी। इसको भी हम लोग याद रखेंगे।
बांग्लादेश का टाका जो है मुद्रा है, यूएई का दिरहम, सऊदी अरब का रियाल, म्यांमार का क्यात है ना, थाईलैंड का बहत या बात है ना। अगला है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी, इसमें से राजधानी को सम्मिलित करना है, तो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी है ना। फिजी की सुआ राजधानी है, मालदीव का माले है, मंगोलिया का उलान बटार है, वियतनाम का हनोई है, तुर्की का अंकारा है, फिलीपींस का मनीला है राजधानी, ठीक है। इंडोनेशिया का जकार्ता या फिर नया राजधानी जो कि नुसंतारा बना है, ठीक है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। इंडोनेशिया का एक नया द्वीप है ना, हालांकि जकार्ता जो सो डूबने वाला है, इस वजह से इसको बनाया गया है, नुसंतारा को जो सो राजधानी बनाया गया है, ठीक है। अगला पर चलेंगे हम लोग, तो राजधानी देखते हैं इसमें से। तो घाना का राजधानी कहाँ है? अभी तो राजधानी चल रहा है, फिर बाद में टॉपिक बदलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इस वजह से निश्चिंत रहें। घाना की राजधानी हम लोगों का कहाँ है? अक्रा में है। त्रिनाद और टोबैगो का पोर्ट ऑफ स्पेन में है, ठीक है। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स है, सभी लोग जानते हैं। ब्राजील का ब्राजीलिया है। नामीबिया का विंडहॉक है। मालदीव का माले अभी देखे ही। अंगोला का लुआंडा है राजधानी, ठीक है। अगला है बोत्सवाना का गैबोरोन है, ठीक है, गैबोरोन, ठीक है। यह एक तरह से वीवीआई, मोस्ट वीवीआई दोस्तों, यह कई बार एग्जाम में पूछा भी है। पुर्तगाल का राजधानी लिस्बन है, ये पता है। स्लोवाकिया जिसकी राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा है ना, यह थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं, ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया को, है ना। अगला है गुयाना जिसका राजधानी है जॉर्ज टाउन, यह भी थोड़ा सा यूनिक है। बारबाडोस जिसकी राजधानी है ब्रिज टाउन, है ना। और डोमिनियन गणराज्य जिसकी की राजधानी है सेंटो डोमिंगो, ठीक है। अगला पे चलते हैं ओमान जिसकी राजधानी है मस्कट, हम लोग जानते ही हैं। अगला है दोस्तों कि यूरोप देश है, ठीक है। तो सर्बिया की राजधानी जो सर्बिया की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका हम लोग जानते हैं कि सर्बियाई दिनार है ना। राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड में है। तो दिनार, सर्बियाई दिनार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कूटनीतिक कारणों से चर्चा में रहे कनाडा का राजधानी ओटावा है, इसकी मुद्रा है कनाडाई डॉलर। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला है कि G20 मेजबानी करने वाले ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया, हम लोग पढ़े ही थे अभी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, तो अगला प्रश्न है हमारा कि यूरोपीय शक्ति जो कि जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन और वहां की मुद्रा यूरो। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि अल्जीरिया अफ्रीकी देश है, तो अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियर्स, है ना। तो अल्जीरियाई दिनार इसका जो है सो मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मॉरिटानिया जिसकी राजधानी हम लोग देखेंगे, अभी देखे थे, तो क्या था हमारा? नुआकचोट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, तो अगला प्रश्न है हमारा चीन के साथ तनाव के कारण खबरों में रहा ताइवान की राजधानी जो है सो ताइपे है, और यहाँ की मुद्रा जो है सो क्या है? नया ताइवान डॉलर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भूटान जो कि हमारा पड़ोसी देश है भारत का, ठीक है, उसकी राजधानी क्या है? गुलट्रम, ठीक है। और उसकी मुद्रा देखेंगे हम लोग, गुलट्रम मुद्रा है, राजधानी हमारा थिम्पू है, ठीक है। इससे संबंधित ही हम लोग देखते चले आ रहे हैं। अगला है कि ब्रिक्स का नया जो सो देश बना है मिस्र, जिसकी राजधानी क्या है? काहिरा, ठीक है। और मुद्रा क्या है? मिस्र पाउंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मध्य एशियाई देश जो कि कजाकिस्तान है की राजधानी क्या है? तो राजधानी इसका है अस्ताना, ठीक है। मुद्रा है तेंगे। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों हम लोग, तो अगला प्रश्न हमारा पेरू जिसकी राजधानी क्या था? लीमा, ठीक है। राजधानी पूछा है तो लीमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रा है सोल। अगला है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यह सीन नदी के किनारे अवस्थित है, इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि नेपाल की राजधानी जो कि काठमांडू में स्थित है दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और यहाँ के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि आर्थिक संकट से उभरे जो श्रीलंका है, ठीक है, कि व्यावसायिक राजधानी कौन है? तो व्यावसायिक राजधानी है कोलंबो। ऑप्शन नंबर बी। और श्रीलंकाई रुपया इसका मुद्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इटली की राजधानी कौन सी है? रोम है। और यह किस नदी के किनारे बसा है? तो यह टाइबर नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और मुद्रा है इसका यूरो। अब हम लोग 21 नंबर पे चलेंगे, है ना। 21 नंबर है हमारा सुमेलित कीजिए प्रमुख नदी, तो जो है सो और उद्गम स्थल, तो गंगा नदी हमारा कहाँ से निकलता है? गंगोत्री हिमनद से।
अमना यमुनोत्री हिमनद से, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से, नर्मदा अमरकंटक से। यह जीके का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन और एग्जाम के लिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, है ना। भले आपको बहुत सारा फैक्ट याद होगा लेकिन फिर भी आप उसको रिवीजन के तौर पर ही लें और इसको देख जाएं। सिंधु की जो है सो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, ठीक है। और महानदी का सिहवा जो कि रायपुर में स्थित है, वहाँ से जो है सो निकलती है महानदी, है ना। अगला है ब्रह्मपुत्र जो कि चेमायुंगडुंग जो है सो ग्लेशियर से निकलती है, हिमनद से निकलती है। अगले पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो अगला है हमारा भारत की प्रमुख झीलें और राज्य। चिल्का झील हमारा उड़ीसा में है और सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, यह जानते हैं। लोकटक झील हमारा कहाँ है, मणिपुर में। तैरता हुआ पार्क जो कि यहीं स्थित है मणिपुर में, केबुल लामजाओ जिसका नाम है, ठीक है। अगला है उलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है उलर झील, यह बात हम लोग याद रखेंगे। अगला है कि वेवनाड झील जो कि हमारा केरल में है, भारत की सबसे लंबी झील है ना। कि कौन सा झील, वेवनाड झील। सांभर झील जो कि राजस्थान में है, यह अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। लोनार झील हमारा महाराष्ट्र में है, जो कि एक क्रेटर झील है ना, जो कि ज्वालामुखी से या फिर उल्कापात से जो निर्मित होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर झील, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे तो अगला है पेंगोंग त्सो, ठीक है। इसका नाम से ही पता चल रहा है यह लद्दाख में होगा। यह 3 इडियट्स फिल्म वाली झील है जो कि उसमें से दिखाया गया है, ठीक है। अगला है पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है दोस्तों। यह बार बार एग्जाम में पूछा गया है, कई एक बार एग्जाम में देखने को मिला यह प्रश्न। अगला है जलप्रपात और संबंधित नदी। तो जोग गरसप्पा जो है सो किस नदी पर अवस्थित है, शरावती नदी पर। और यह कहाँ अवस्थित है झरना, तो जलप्रपात यह कहाँ अवस्थित है, कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात है कहाँ पर, जबलपुर मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर, ठीक है। शिव समुद्रम है कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। हुंडू जलप्रपात जो कि रांची का फेवरेट जो है सो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, यह जो सो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, रांची झारखंड में। अगला है चूलिया, ठीक है। ये सब कम देखने को मिलेगा दोस्तों, यह जो सो इसमें शामिल किया गया, बहुत अच्छी बात है। चूलिया जो कि जलप्रपात है जो कि चंबल नदी पर है, स्थित कहाँ है, राजस्थान में। चित्रकूट जो कि इंद्रावती नदी पर है, ठीक है ना। भारत का नियाग्रा इसे ही कहते हैं हम लोग, चित्रकूट जो है सो जलप्रपात को, ठीक है। और यह इंद्रावती नदी पर है और भारत का नियाग्रा इसे कहते हैं। दुग्ध सागर जो कि मांडवी नदी पर जो है सो अवस्थित है, ठीक है। और यह गोवा कर्नाटक सीमा पर अवस्थित है। दुग्ध सागर किस नदी पर, मांडवी नदी पर। अगला है कुंजिकल जलप्रपात, है ना, जो कि सब भारत का सबसे ऊंचा झरना है और इसकी ऊंचाई जो है सो देखेंगे तो 455 मीटर है। और यह कुंजिकल जलप्रपात जो है वाराही नदी पर अवस्थित है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला है कि महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे और एवं स्थिति देखना है तो नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम में जानते हैं और भारत और चीन के व्यापार मार्ग है। रोहतांग दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में है, अटल टनल यहीं पर बनाया गया है रोहतांग दर्रा में ही। अगला है कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। मानसरोवर यात्रा करने के लिए हम लोग इसी से निकलते हैं, है ना, उत्तराखंड, जो कि लिपुलेख दर्रा से होकर के। शिवकिला दर्रा हमारा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और सतलज नदी इसी से प्रवेश करती है, शिवकिला दर्रा से होकर के भारत में प्रवेश करती है। अगला है जोजिला, ठीक है। जोजिला लद्दाख या जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर से लेह जो रास्ता जाता है हमारा, है ना, श्रीनगर से लेह वाला रास्ता, तो यह जोजिला दर्रा से ही होकर के जाता है। अगला है कि बनिहाल दर्रा, इसी पर पीर पंजाल और जवाहर सुरंग स्थित है दोस्तों। और जवाहर सुरंग जो सो हम लोग जब हम लोग जाते हैं, क्या बोलते हैं, वहाँ का जो प्रसिद्ध है, ठीक है, मंदिर है, वहाँ पे जाते हैं तो हम लोग जम्मू कश्मीर में होते हुए बनिहाल दर्रा होते हुए गुजरते हैं, है ना, जवाहर सुरंग होते हुए। अगला है कि पाल घाट जो कि हमारा केरल में स्थित है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। थाल घाट जिसे कि हम लोग, यह पाल घाट और थाल घाट बहुत फेमस है दोस्तों, है ना। यह जो है सो हम लोग देखेंगे तो थाल घाट हमारा है जो सो महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई और नासिक के मार्ग में अवस्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा देखेंगे इसमें से, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन का डेल्टा है और यह जो सो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, तो गोदावरी को हम लोग दक्षिण की गंगा कहते हैं। और यह जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका सबसे लंबी नदी है गोदावरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो धार्मिक पवित्रता के आधार पर कभी कभी कावेरी
को भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है, लेकिन लंबाई और आकार में गोदावरी उत्तर है, ठीक है। लंबाई और आकार में गोदावरी उत्तर है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे तो अगला है कि पक्षी पाद डेल्टा जो है, बर्ड्स फूड डेल्टा बनाने के लिए विश्व की कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो यह है मिसिसिपी नदी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह यूएसए में है, ठीक है। कहाँ पे है? अमेरिका में, यूएसए में। अगला है कि पश्चिम की ओर बहने वाली जो भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में होकर के बहती है, कौन सा? नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। यह जो सो भ्रंश घाटी में होकर बहने वाली नदियां हैं। अगला है दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो एंजल्स फॉल्स है, किस देश में अवस्थित है? तो यह वेनेजुएला में अवस्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी नदी जो है सो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है? तो वह है माही नदी दोस्तों, जो कि कर्क रेखा को मान लो ऐसे गुजरती है तो 2 बार ऐसे ऐसे काटती है, ठीक है। अगला है कि बिहार का शोक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोसी, ठीक है, जो कि अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो यह नदी है कोसी। श्रीनगर किस नदी के तट पर जो है सो स्थित है? तो यह झेलम नदी के तट पर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी है का उद्गम स्थल है कहाँ? विक्टोरिया झील। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। ताजे पानी की झील जो कि फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह है उलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो यह नदी है गोमती नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलकनंदा और भगीरथी नदियों के संगम जो कि प्रयाग में होते हैं, वह कौन सा है जहाँ से गंगा कौन सा है जहाँ से गंगा कहलाती है? तो वह है देवप्रयाग के बाद यह जो है सो गंगा नदी कहलाती है, ठीक है। और देवप्रयाग किसे कहते हैं? जहाँ पे अलकनंदा और भगीरथी का संगम है नदियों का। मांजुली द्वीप है ना, माजुली आइलैंड जो है सो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। यह जो है सो किस नदी पर अवस्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर अवस्थित है। तिब्बत में जो सो सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं किसको? ब्रह्मपुत्रा नदी को, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि खैबर दर्रा जो है सो किन 2 देशों को जोड़ता है ना। इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो 39 नंबर का देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है हमारा खैबर दर्रा। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है भारत की पश्चिमी तट यानी कि वेस्ट कोस्ट पर स्थित एक लैगून है? तो वह है दोस्तों अष्टमुडी या वेवनाड झील, जो कि केरल के मालाबार तट पर अवस्थित है। अगला है कि सरदार सरोवर बांध जो कि किस नदी पर बना है? तो यह नर्मदा नदी पर बना है, जो कि गुजरात में अवस्थित है। अगला है दोस्तों कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो वह है जाम्बेजी नदी, और यह अफ्रीका का जो है सो देश है ना, अफ्रीका देश में है। अमेजन जो सो विक्टोरिया जो सो जलप्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर, और यह जाम्बेजी नदी कहाँ बहती है? तो अफ्रीका में बहती है। अगला है दोस्तों कि भारत का एकमात्र जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हम लोग पढ़े थे अभी, केबुल लामझाओ है, और वह कहाँ अवस्थित है? तो मणिपुर में, ठीक है। इसमें से तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है ना, तो वह है लोकटक झील, है ना। यह हमारे नज़र से यह तो सही नहीं होना चाहिए। केबुल लामझाओ पढ़े थे, ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे अपने से। अगला है दोस्तों कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह सरयू नदी के किनारे बसा है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वह है यमुना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग, तो अगला प्रश्न है हमारा, तो हम लोग देख रहे थे दोस्तों प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व और राज्य से संबंधित जो कि स्थित है। तो जिम कॉर्बेट जो सो पार्क जो सो कहाँ अवस्थित है? तो यह उत्तराखंड और भारत का पहला नेशनल पार्क है ना, 1936 में स्थापित है। काजीरंगा जो कि प्रसिद्ध है किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए, जो कि असम में स्थित है। दुधवा जो सो राष्ट्रीय पार्क है, जो कि उद्यान है, जो कि हमारा अवस्थित है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला है दोस्तों वाल्मीकि रिजर्व, जो कि हमारा बिहार में है, और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। सुंदरवन जो कि नाम से ही पता चल रहा है, या पश्चिम बंगाल का है, यहाँ रॉयल टाइगर पाया जाता है। केबुल लामझाओ जो कि मणिपुर में अवस्थित है, यह विश्व का एकमात्र तैरता पार्क है ना। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। नामदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। उड़न गिलहरी यहाँ पर पाई जाती है।
कंचनजंगा जो कि सिक्किम में जो है सो अवस्थित है, और यह मिश्रित विश्व धरोहर है हम लोगों का। ठीक है, अगला है दोस्तों, सुमेलित करना है रिजर्व और राज्य। ठीक है, तो रणथंभौर जो है सो हमारा राजस्थान में है, कान्हा जो है सो मध्य प्रदेश में है, बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। गिर जो कि गुजरात में है, एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, एकमात्र घर है जो कि गिर वन में है। अगला है ताडोबा अंधारी जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है, बांदीपुर कर्नाटक में है, पेरियार केरल में है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, सिमलीपाल हमारा उड़ीसा में है ना। इस तरह से हम लोग देखते चलेंगे। अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे दोस्तों, बाकी आपको जो है सो हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप उसको जो लंबा लंबा टाइप से है उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगेगा मुझे, मैं बस उसी को जो है सो देखूंगा, और बाकी आप अपने से पीडीएफ में से कुछ कुछ यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी हमसे छूटेगा कुछ नहीं वैसा। तो अगला है नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है सो टाइगर रिजर्व है नागार्जुन जो कि श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम। अगला है दोस्तों कि हमारा प्रजाति दिया हुआ है जो कि हमारा विशेष प्रजाति है, और जंतु और उनका निवास स्थान एशियाई शेर सिर्फ गुजरात के वन में पाया जाता है, गिर वन में। एक सिंग वाला गेंडा हम देखे थे अभी, काजीरंगा असम में पाया जाता है। ओलिवे जो रेडले कछुआ है जो कि गिर माथा उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, साइबेरियन सारस जो कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में अवस्थित है। हुंगल जो कि है वह पाया जाता है कहाँ, दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में, है ना। अगला है डुगोंग, डुगोंग जो कि मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में पाया जाता है। जंगली गधा जो कि कच्छ के रण में पाया जाता है। चीता जो कि कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है ना। ठीक है, और नामीबिया और यहाँ दक्षिण अफ्रीका से जो सो चीता लाए गए हैं। ठीक है, और यहीं पर ला करके रखा गया है कूनो नेशनल पार्क में। अगला है दोस्तों कि सुमेलित करना है बायो जो सो रिजर्व और जो सो इसमें से संबंधित। तो इसमें से नीलगिरी है, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में भारत का जो है सो पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापित है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पर अवस्थित है। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। नौकरेक जो कि मेघालय में अवस्थित है। ग्रेट निकोबार जो बायोस्फीयर है या अंडमान निकोबार में अवस्थित है। पंचमढ़ी हमारा मध्य प्रदेश में है। सीता मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में अवस्थित है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कई एक बार देख चुके हैं, हमारे नज़रों के सामने आ चुका है प्रश्न, इस वजह से इसको हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। मानव जो कि हमारा असम में अवस्थित एक टाइगर सॉरी बायोस्फीयर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष, तो 1973 में हुआ था। ठीक है, और यह जो है सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में जो है सो भारत में सर्वाधिक बाघ यानी कि टाइगर्स किस राज्य में, जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, तो इसको हम लोग मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाया जाता है। दूसरे नंबर पर हमारा कर्नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे तो भारत का सबसे बड़ा जो है सो राष्ट्रीय उद्यान जो है सो कौन सा है, तो वह है हेमिस नेशनल पार्क, और हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में अवस्थित है। हिम तेंदुआ के लिए जो है सो प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पे चलेंगे तो अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ अवस्थित है, तो यह केरल में अवस्थित है। ठीक है, जैव विविधता के लिए यह जो है सो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है साइलेंट वैली। अगले प्रश्न पे चलेंगे तो अगला प्रश्न है हमारा कि फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ है। फूलों की घाटी हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, चामोली जिले में, उत्तराखंड के चामोली जिले में, सॉरी। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों तो अगला प्रश्न है कि भारत का 54वां जो है हमारा टाइगर रिजर्व, 54वां नवीनतम जो है सो नया जो है सो बना हुआ टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में अवस्थित है, तो यह जो है सो हमारा कहाँ अवस्थित है दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सॉरी, तो यह राजस्थान में अवस्थित है दोस्तों, धौलपुर करौली। ठीक है, धौलपुर करौली किस राज्य में अवस्थित है, तो यह राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। रानी दुर्गावती हमारा मध्य प्रदेश में है, धौलपुर करौली हमारा राजस्थान में है, जो कि हालिया जुड़ा हुआ है। ठीक है, रानी दुर्गावती यदि हम लोग पूछेंगे टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और दोनों ही नवीनतम है ना, एक नहीं कि सिर्फ एक है, दोनों ही नवीनतम है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला है दोस्तों कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि चलाया गया था किस वर्ष जो शुरू किया गया था, तो 1992 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यूनेस्को
यूनेस्को के लिए मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के लिए तहत जो है सो भारत का कौन सा बायोस्फीयर सबसे पहले शामिल हुआ था, तो वह है नीलगिरी बायोस्फीयर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि भीतरकनिका जो नेशनल पार्क उड़ीसा में अवस्थित है किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है सो लवणीय झील वाला मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सिरिस्का जो कि टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है, तो यह राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो वह है दोस्तों अंडमान निकोबार में अवस्थित है और वह है साउथ बटन आइलैंड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि सत्यमंगलम जो कि टाइगर रिजर्व है किस राज्य में अवस्थित है, तो वह तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, और जिसमें बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए इसे पुरस्कार मिला था। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को यह तमिलनाडु में अवस्थित है। राजाजी नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस जानवर के लिए जो है सो प्रसिद्ध है, तो यह जो है सो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। पीचवरम और सुंदरवन जो है हमारा किस प्रकार के वनों के उदाहरण है, तो यह मैग्रोव वनों के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पन्ना जो कि राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस खनिजों की खदानों के पास स्थित होने के कारण भी चर्चा में रहता है, तो यह जो सो पन्ना टाइगर रिजर्व है जो सो हीरा के लिए प्रसिद्ध है ना। पन्ना की खान भी प्रसिद्ध है हीरा के लिए। अगला है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ग्रेट इंडियन बास्टर्ड यानी कि गोंडवान जो पक्षी है के लिए प्रसिद्ध जो कि डेजर्ट नेशनल पार्क है ना, कहाँ अवस्थित है, तो इसको हम लोग डेजर्ट से पता लगता है दोस्तों कि यह हमारा राजस्थान में ही अवस्थित होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर के पास अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मैरीन यानी कि समुद्री नेशनल पार्क है, तो वह है मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो वह अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। बक्सा टाइगर रिजर्व अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ अवस्थित है, तो इंद्रावती यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे देखने का प्रयास करेंगे, तो अगला प्रश्न हमारा प्रोटोकॉल से है ना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कभी कभी पूछ देता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ओजोन परत से, ग्रीन हाउस गैसों से, आर्द्रभूमि से, तो इसको हम लोग नन ऑफ दिस, तो इस टाइप से ऑप्शन दे देगा। तो हम लोग का मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वह जो CFC के रोग से संबंधित था और यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, अगला है क्योटो प्रोटोकॉल जो कि हमारा जापान में हुआ था, है ना। इसमें से ग्रीन हाउस गैसों को कम करना था। रामसर कन्वेंशन है ना, आर्द्रभूमि के संरक्षण से है, नाम से ही पता चल रहा है। बेसेल कन्वेंशन जो कि है खतरनाक कचरे की सीमा पर पार या फिर निस्तारण से संबंधित था, है ना। अगला है कार्टिजेना प्रोटोकॉल जो कि जैव सुरक्षा से संबंधित था। नगोया प्रोटोकॉल जो कि आनुवंशिक संसाधन से संबंधित था। ठीक है, नगोया हमारा कहाँ है, इसको आप कमेंट में जवाब देंगे। UNCCD जो कि हमारा मरुस्थलीकरण से, डेजर्टिफिकेशन से रोकना का काम था, है ना। वियना कन्वेंशन हमारा ओजोन संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, अगला है दोस्तों हम लोग देखने का प्रयास करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन, है ना। यह काफी लंबा वीडियो चला जाएगा, है ना। थोड़ा सा 1 मिनट का मैं समय लूंगा आपसे। लॉन्ग क्वेश्चन को आप खुद देख लीजिएगा दोस्तों। हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसको हम लोग फटाक से करके निकलने का प्रयास करते हैं, काफ़ी समय लग जाएगा, है ना। प्रश्नों अभी जो है सो समय देखिए आपका बीत चुका आधा घंटा, लेकिन अभी 75 क्वेश्चन ही कवर हुआ है। आगे हम लोग को और क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा जिसे हम लोग किसे कहते हैं, तो उसे स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में हुआ था, इसे ही हम लोग कहते हैं पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। अगला है दोस्तों अभी हम लोग देख चुके थे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि कब होता है, तो यह 1987 में होता है। इसका संबंध है ओजोन परत संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल वही सब चीज़ें दोस्तों, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में देख रहे हैं, तो सब्जेक्टिव के रूप में ना देख करके हम लोग समय को थोड़ा सा बचाएंगे। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है सो ग्रीन हाउस गैस को जो है सो कम करने से संबंधित था, है ना। अगला है दोस्तों रामसर कन्वेंशन जो कि हम लोग अभी पढ़े थे, तो वह जो है सो किससे संबंधित था, जिसके आर्द्रभूमि से संबंधित था, है ना। और यह जो है सो भारत में सबसे सर्वाधिक साइट्स जो है सो रामसर साइट कहाँ अवस्थित है, तो यह तमिलनाडु में अवस्थित है।
है ना, यह 2024 के आंकड़ों के अनुसार बताया गया है तमिलनाडु। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के में किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो वह एजेंडा 21 पर हस्ताक्षर किया गया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक, है ना, जिसमें से हम लोग क्या होता है, लुप्त पर्याय प्रजातियों की सूची होती है, कौन जारी करता है? तो IUCN जारी करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किन दो देशों ने मिलकर किया था? तो वह देश था भारत और फ्रांस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और COP21 पेरिस के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, है ना। मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में अवस्थित है। अगला है दोस्तों कि ओजोन परत दिवस हम लोग ओजोन डे कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी। किगाली समझौता जो कि किस प्रोटोकॉल में संशोधन है? तो इसका सही उत्तर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में हुआ था, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो इसमें से HFCs को कम करने के लिए जो है लक्ष्य को जोड़ा गया था संशोधित करके। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे 84 पे हम लोग। तो 84 है हमारा कि मिनीमाता रोग जो है किस धातु के प्रदूषण से होता है? वह एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भी है। तो इसका सही उत्तर है पारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों कि ग्रीन मफलर, ठीक है, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? तो यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, सड़क के किनारे पेड़ लगाना इसका जो है सो रोकथाम है। अगला है दोस्तों, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला है कि कोप, जिसको कि हम लोग कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, का संबंध किस संस्था से है? तो यह है UNFCCC। ऑप्शन नंबर ए, है ना, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, है ना। अगला है भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2070 तक जो है सो रखा है। ठीक है, और अगला है कि साइट समझौता किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है वन्य जीवों और वनस्पतियों के अवैध व्यापार पर रोक से संबंधित है साइट्स, है ना। अगला है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको इंग्लिश में कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 2010 में NGT की स्थापना होती है। बेसल कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खतरनाक कचरे को जो है सो नियंत्रण करना ही मुख्य उद्देश्य था। अगला है कि कार्बन टैक्सेस जो है सो लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो वह था फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि Rio+20 सम्मेलन 2012 जो है का शीर्षक दस्तावेज क्या था? द फ्यूचर वी वांट इसका जो है सो प्रमुख शीर्षक दस्तावेज था। अगला है दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो है सो प्रमुख गैसें कौन सी है? तो वह है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। इको मार्क किन किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इको मार्क जो है सो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, है ना, उसे ही हम लोग देते हैं इको मार्क। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है स्थानांतरित कृषि के नाम, तो आप इसे देख लेंगे, मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगला है दोस्तों कि भारत में स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यह भी लंबा होगा तो इसे भी छोड़ करके आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अगला है घास का मैदान, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन घास का मैदान थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है, आप अपने से एक बार देख लीजिएगा। अगला है ये भी जो सो लंबा है दोस्तों, इसको भी हम लोग छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सीधा सीधी हम लोग छोड़ करके आगे बढ़ेंगे जो लंबा है, क्या कि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा, और जो मेन जो प्रश्न होगा हमारा मुख्य प्रश्न वो छूट जाएगा पीछे। अगला है दोस्तों कि विश्व के किस बायोम को जो है शिकारियों की भूमि लैंड ऑफ बिग गेम कहा जाता है? तो वह है उष्णकटिबंधीय सवाना जो है सो उसे शिकारियों की भूमि कहते हैं। अगला है दोस्तों कि 20 सेंटीमीटर से अधिक
सॉरी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसतन तापमान वाले क्षेत्रों को में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में सही है, कैंटबरी जो है सो न्यूजीलैंड में है, और पुस्ताद जो घास का मैदान है यह हंगरी में है, लानोस जो है सो चिले में अवस्थित नहीं है, यही हमारा सुमेलित नहीं था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग जो है, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किस आयोग के द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर है 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सॉरी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला है कि मैंग्रोव वनस्पतियों में पाए जाने वाली न्यूमेटोफोर्स का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो वह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष को जो है सो पर्यावरण का आतंकवादी टेररिस्ट ऑफ इन्वायरमेंट कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस को कहते हैं, और यह जो है सो बहुत ज़्यादा पानी खींचता है दोस्तों, है ना, पृथ्वी से, और वहाँ का जल स्तर बहुत निम्न कर देता है, बहुत नीचे जल स्तर को गिरा देता है। अगला है कि भूमध्य सागरी है ना वनस्पति किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है सो खट्टे फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सोलास वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो यह नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अल्फा क्या है ना, तो इसका सही उत्तर है एक प्रकार की घास है अल्फा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत हाल ही में किस पौधे को वृक्ष की श्रेणी से हटा करके घास घोषित किया गया है ताकि उसकी खेती और कटाई आसान हो सके, तो वह है बांस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, बांस को घास की श्रेणी में फिर से ला करके रख दिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सवाना के वनस्पतियों के विकास को सीमित करने में सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इसका हम लोग सही उत्तर देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि आग और चरने वाले पशु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। अगला है कि कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, तो खैर की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जो कि कांटा का पौधा होता है, पेड़ होता है। अगला है दोस्तों हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से दिया हुआ जलवायु और वनस्पति दिया हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग मिलाने का प्रयास करते हैं। तो विषुवतीय जलवायु कहाँ पाया जाता है, तो यह अधिपादप में पाया जाता है। भूमध्य सागरी में क्या पाया जाता है, तो यह काष्ठी झाड़ियाँ पाई जाती है। टैगा में क्या पाया जाता है, तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं। सवाना में घास और बिखरे पेड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जलधारा और पठार, तो इसको आप खुद देखेंगे, है ना, इससे संबंधित प्रश्न भी अभी हमको आएगा, तो उसको भी हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सीधे प्रश्न संख्या 120 में, ठीक है। तो इसमें से दिया हुआ है दोस्तों कि सौर गैसो सागर, ठीक है, किस महासागर की एक विशेषता है जहां तटरेखा नहीं पाई जाती है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि असवाक्षांश जिसको कि हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं का संबंध किस वायुदाब पेटी से है, तो इसका संबंध उपोष्ण उच्च दाब वायु पेटी से है 30 डिग्री से 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अल्नीनो, है ना, अल्नीनो के आगमन का संकेत देती है, तो वह है पेरू तट पर स्थित गर्म जलधारा का प्रकट होना। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली किस नदी पर अवस्थित है, तो वह ब्रह्मपुत्रा में अवस्थित है और वह असम राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि गरजता 40 और प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है, तो यह एक दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने है, उसका नाम है।
चिक्ता गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चिक्ता साठा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में क्रम है, तो क्या है? सबसे पहले होक्काइडो जो है सो द्वीप है, उसके बाद होन्शु है, उसके बाद शिकागो और उसके बाद क्यूशु द्वीप है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि विश्व की छत, रूफ ऑफ वर्ल्ड, है ना, किस पठार को कहते हैं? तो पामीर की पठार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि डियागो गोर्सिया द्वीप जो है सो किस महासागर में अवस्थित है? तो वह हिंद महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक यानी कि ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण नहीं है? तो वह है यूराल पर्वत, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे, तो किस जलधारा को यूरोप का कंबल कहते हैं, है ना? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को ही हम लोग जो है सो कहते हैं यूरोप का कंबल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जो है हमारा स्वेन काकू द्वीप, ठीक है, को लेकर के किन 2 देशों के बीच विवाद है? तो यह चीन और जापान के बीच विवाद है सेनकाकू द्वीप को लेकर के। अगला है दोस्तों फेरल का नियम जो है सो किससे संबंधित है? फेरल का नियम, तो इसका सही उत्तर है पवनों की दिशा के विक्षेपण से संबंधित है फेरल का नियम। अगला है कि भारत का एकमात्र जो है सो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वह है हमारा बैरन जो कि अंडमान निकोबार में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 33 पे। तो खनिजों का भंडार भारत के किस पठार को कहा जाता है? खनिजों का भंडार, तो वह है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में अवस्थित है। अगला है दोस्तों कि कौन सी ठंडे स्थानीय पवन नहीं है? तो वह है चिनूक जो कि गर्म पवन है। ऑप्शन नंबर 20 डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला है कि 10 डिग्री चैनल किससे अलग करता है? तो यह अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा जो कि आप इसे पीडीएफ में खुद ही एक बार अध्ययन करेंगे, ठीक है। पीडीएफ में आप इसे खुद एक बार अध्ययन करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो इससे बहुत लंबा बन जाएगा। हाँ, अगले पे चलते हैं हम लोग। अब हमारा है प्रश्न संख्या 140। तो है इसमें ब्लैक रोलर, ठीक है। ब्लैक रोलर क्या है? तो यह जो है सो उत्तरी अमेरिका में चलने वाली जो है सो धूल भरी आंधी है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो गया। अगला है कि भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है सो सॉयल हेल्थ कार्ड जो है सो शुरू हुआ कब से? यह योजना शुरू हुआ तो 2015 में, है ना। और इसका नारा था क्या? स्वस्थ धरा खेत धरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया। अगला है कि पनामा कैनल में जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं। तो वह है दोस्तों लॉक सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो वह है बकरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हमारे सौर मंडल में जो है सो क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय मिट्टी में सामान्यतः किस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है ना। तो वह है नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो वह है राठी। बाकी मुर्रा, सुरती, नीली राव यह सब भैंस की नस्ल है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वह कौन सा एकमात्र ग्रह है जो अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर जो है दिशा में घूर्णन करता है? तो वह ग्रह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि शून्य जुताई, जीरो टिलेज, ठीक है, कृषि पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है कि मृदा की नमी और कार्बन का संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया। अगला है कि कील नहर जो है किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? कील नहर, तो इसका सही उत्तर है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह अविका नगर टोंक जो कि राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गोल्डी लॉक्स जोन
गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संबंध किससे है? तो यह बाह्य अंतरिक्ष में रहने योग्य क्षेत्र से संबंधित है, गोल्डीलॉक्स जोन, है ना। अगला है कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो यह निस्क्षालन, जिसको कि लीचिंग कहते हैं इंग्लिश में, इसका परिणाम है लेटेराइट मिट्टी। अगला है कि गाय की थारपारकर नस्ल जो है मूल रूप से कहाँ पाई जाती है? तो यह सिंध पाकिस्तान में पाई जाती है। अगला है दोस्तों कि सुपर मून की स्थिति कब होती है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया। अगला है कि बिहार की प्रमुख जो गंडक नहर है का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो गंडक नहर का दूसरा नाम है त्रिवेणी नहर, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। लॉन्ग वाले प्रश्न आप खुद देखेंगे दोस्तों, है ना। अगला है कि सती प्रथा, है ना, समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 161 पे। तो हमारा है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को, है ना। 1853 में इन्होंने मुंबई से थाने तक पहली ट्रेन भी चलवाई थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन 1905 में जो है सो किसने किया था? तो वह है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी। प्रशासनिक सुधार के नाम पर वास्तव में राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए जो है सो किया गया था बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि राज्य हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था? तो वह था सतारा, है ना। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो वर्ष 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में दिल्ली दरबार में जो है सो इसका फैसला लिया गया था। अगला है कि वर्नाकुलर जो है सो प्रेस एक्ट 1878 में जो है सो लागू हुआ था। किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। इसे गैंगिंग एक्ट या फिर मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा गया। अगला है दोस्तों कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द किया था 1882 ईस्वी में, ठीक है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया 1878 में, फिर रद्द हो गया, रिपन जो है सो इसको रद्द कर देता है। ऑप्शन नंबर ये, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि इल्बर्ट बिल विवाद, है ना, का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है भारतीय जजों द्वारा यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था वह कौन सा राज्य था? तो वह हैदराबाद का निजाम, जो कि 1797 में स्वीकार कर लिए थे सहायक संधि को। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को किस वायसराय के काल में हुआ था? तो यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। इनका शासनकाल था कब से? 1916 से 1921 ईस्वी तक। अगला है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में जो है भारत किसके समय में आया था कैबिनेट मिशन? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसका हम लोग सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में जो सो भारत आया था। अगला है कि कुशासन, है ना, के आरोप में डलहौजी ने किस राज्य का विलय किया था? तो वह है अवध, जो कि 1856 ईस्वी में ने वहाँ के नवाब जो सो वाजिद अली शाह को हटा करके जो सो उसका विलय कर लिया था, कुशासन का हवाला दे करके, है ना। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला है कि भारत में पहली बार जनगणना जो है सेंसस 1872 में किसके कार्यकाल में हुआ था? तो यह मयो के शासनकाल में हुआ था, है ना। और 1881 ईस्वी में जो कि नियमित जनगणना शुरू हुआ किसके शासनकाल में? तो रिपन के शासनकाल में। फूट डालो और राज करो जो है सो डिवाइड एंड रूल की नीति सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसने दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन भी इसका एक उदाहरण है ना। अगला है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, उस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि रिंग फेंस या फिर घेरे की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो इसका सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में अंडमान में हुई थी,
तो वह है लॉर्ड मयो का हत्या किया कर दिया गया था कैदी के द्वारा अंडमान निकोबार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय ने प्रस्तुत किया था, तो वह था लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि शारदा अधिनियम जो कि बाल विवाह अधिनियम है, निषेध अधिनियम है, किस वायसराय के समय पारित हुआ था, तो वह लॉर्ड इरविन के समय में जो है 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला है कि पित्रादुरा जो कि शैली का संबंध जो है सो मुगल काल से जुड़ा है ना है, तो यह जो है सो है संगमरमर पर नक्काशी करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है जो कि आप खुद देखेंगे इन प्रश्नों को, लंबे लंबे प्रश्नों को हम लोग जो है सो आएंगे अंग बंगाल आंदोलन पे। ठीक है, तो अंग बंगाल आंदोलन है ना का प्रवर्तक कौन था, तो इसके प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डिरीजियो, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने चलाया था, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पेरियार वी रामास्वामी ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। अगला है दोस्तों कि 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी, जिसने वो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, तो वह है के श्रीधरलु नायडू, ऑप्शन नंबर ये है ना। केशव चंद्र से प्रेरित होकर के इन्होंने जो है सो मद्रास में जो है वेद समाज की स्थापना की थी। अगला है दोस्तों कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो इसके जो है सो गठन लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला है दोस्तों कि इंडिया लीग जो है कि स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की थी, तो शिशिर घोष ने की थी, ऑप्शन नंबर ये। अगला है कि पश्चिमोत्तर सीमा में प्रांत खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल जो है उस संगठन किसने बनाया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी के संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल नहीं था, तो वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन सा शामिल था, तो बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंग, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में किसने की थी, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि भारतीय साम्यवादी दल सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में ताशकंद में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी, तो एम.एन. रॉय ने, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों कि महिलाओं के लिए भारत स्त्री महामंडल 1910 में स्थापना की गई थी, किसने की थी, तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था महिला स्त्री महामंडल की स्थापना। अगला है दोस्तों कि सोशल सर्विस लीग 1911 में जो स्थापना होती है किसने की थी, तो नारायण मल्हर जोशी ने, ऑप्शन नंबर बी। रहनुमाई मजदायसन सभा जो कि पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित था, से कौन संबंधित थे, है ना, से कौन संबंधित थे, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से दादा भाई नौरोजी भी संबंधित थे, एस.एस. बंगाली भी, और फिरोज शाह फरदोनजी भी संबंधित थे, है ना। तो उपयुक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1851 ईस्वी में स्थापित किया गया था इसे। देव समाज है ना की स्थापना लाहौर में जो हुआ था और इसकी स्थापना कौन करते हैं, तो शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला है दोस्तों कि शारदा सदन विधवाओं के लिए जो स्थापित किया गया था कि स्थापना किसने की थी, तो पंडित रमाबाई ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, है ना। अगला है दोस्तों कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना और इसका नाम जो अस्पृश्यता निवारण संघ था के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज INA, ठीक है, विचार करने वाले सबसे पहले किसके मन में आया था,
तो वह थे कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। अगला है दोस्तों कि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 ईस्वी में होती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला है दोस्तों कि 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, है ना, इंडिया हाउस की स्थापना। नेक्स्ट है कि विश्व वेदांत सम्मेलन जो कि शिकागो 1893 में हुआ था, भारत का प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग, है ना, ये सब आप लोग खुद से देखते रहिएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं सीधे 210 नंबर पे, ठीक है। अगला है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय कुल कितने जो सो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ऑप्शन नंबर बी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और बम्बई की गोकुल दास तेजपाल संस्कृत जो है सो कॉलेज में इसकी स्थापना की गई थी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था? तो लाहौर का 1929 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी रावी नदी के तट पर, और वहीं पर पूर्ण स्वराज्य का जो सो प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वह था बेलगांव का अधिवेशन 1924 ईस्वी में। बेलगांव हमारा कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में जो कि सुभाष चंद्र बोस ने किसे हरा करके यह पद का चुनाव जीता था? तो वह थे पट्टाभी सीतारमैया। ये गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार थे, है ना, पट्टाभी सीतारमैया। अगला है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? तो वह थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1923 ईस्वी में दिल्ली के विशेष अधिवेशन में भाग लिए थे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला है कि वंदे मातरम पहली बार 1896 ईस्वी में कलकत्ता के किस अधिवेशन में गाया गया था? उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह शानी इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 1931 के कराची अधिवेशन में जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव आया था कि अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, है ना। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं मर सकता है, ठीक है। अगला है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज या यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जॉर्ज यूल, जो कि 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला है कि जन गण मन पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, के अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का पुनः एकीकरण किया गया था? तो वह था लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में, है ना। मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ था। अगला है कि बिहार में आयोजित होने वाला पहला जो कि कांग्रेस अधिवेशन कौन सा था? तो वह था बांकीपुर अधिवेशन 1912 ईस्वी में अवस्थित। आर एन माधवोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है, देखिए आपका लिखा हुआ भी है। अगला है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो कि सरोजिनी नायडू, ठीक है, किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। अगला है कि लगातार 6 वर्षों तक 1940 से 46 कांग्रेस के पद पर बने रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वह थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोई अधिवेशन जो है सो नहीं हुआ था, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगला है कि 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था, तिरंगा किसने फहराया था? तिरंगा किसने फहराया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? तो हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था 1938 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में समिति के जो सो अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? नेहरू जी,
अगला है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार जो है सो रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया था, तो वह था नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 1905 के बनारस अधिवेशन जो कि बंग भंग के विरोध में अध्यक्षता किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है कि कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे, तो दादा भाई नौरोजी। अगला है कि जो कि 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। आज़ादी के बाद 1948 ईस्वी में जयपुर में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो पट्टाभी सीतारमैया ने। अगला है कि नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। किसके बारे में कहा था, कांग्रेस के बारे में, है ना। नेक्स्ट है जिससे कि आप खुद देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न संख्या 235 पे। ठीक है, इसमें से है हमारा कि पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर है इटली फ्लोरेंस के शहर में, नगर में माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। प्रसिद्ध पेंटिंग जो मोनालिसा है ना, और द लास्ट सपर के चित्र जो है सो चित्रकार कौन है थे, तो इसका सही उत्तर है लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है किस क्रांति का नारा था, तो वह था फ्रांसीसी क्रांति का नारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि बोस्टन टी पार्टी जो हुआ था 1773 ईस्वी में की घटना का संबंध किससे है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से है, जो कि 1773 ईस्वी में होता है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया था, तो यह नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था रॉबर्ट ओवन ने। ऑप्शन नंबर ये। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जो है सो किसने किया था, तो यह नेतृत्व किया था जर्मनी ने। अगला है कि अफीम युद्ध है ना किन दो देशों के बीच लड़े गए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था अफीम युद्ध। अगला है कि जापान में जो है सो मेजी पुनर्स्थापना, ठीक है, किस वर्ष हुई थी, जिसे जापान का आधुनिकीकरण शुरू हुआ था, तो वह 1868 में हुआ था मेजी पुनर्स्थापना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला है कि हिटलर की आत्मकथा का नाम जो है सो क्या है, तो वह है मीन कैंप, मेरा संघर्ष हिंदी में कहेंगे उसको। तो अगला है कि चीन में कम्युनिस्ट रिपब्लिक की स्थापना 1949 ईस्वी में किसने की थी, तो माओ त्से तुंग ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम, यह किसका जो सो कथन है, यह है वॉल्टेयर का कथन। ऑप्शन नंबर बी। गुलाबों का युद्ध जो सो वार्स ऑफ रोजेस कहाँ हुआ था, तो यह इंग्लैंड में हुआ था। अगला है कि मैगलन कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैगलन जो है सो समुद्री मार्ग पर संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति था मैगलन। अगला है कि माप तौल की जो है सो दशमलव जो प्रणाली है किस देश की देन है, तो यह फ्रांस की देन है। आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। औद्योगिकरण और पंचवर्षीय योजनाओं के कारण माना जाता है। एशिया का मरीज तुर्की है, यह तो हम लोग जानते ही हैं, है ना। सॉरी, एशिया का मरीज जो है सो पूछा जा रहा है, तो एशिया का मरीज जो है सो चीन को बोला जाता है। यूरोप का मरीज सॉरी तुर्की है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। कानून की आत्मा पुस्तक की रचना किसने की है, तो मोंटेस्क्यू ने की है इसकी रचना, कानून की आत्मा, है ना। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इन्होंने दिया है। अगला है कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, तो वह है गैरीबॉल्डी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग T254 पे। तो अगला है कि राष्ट्र अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश किस राष्ट्रपति ने दिया था, तो वह है हैरी
ट्रूमैन ने, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे आप जो है सो पुस्तक और लेखक दिया हुआ है, जिससे कि आप खुद जो है सो इसको देखेंगे। ठीक है, हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो वह प्रश्न है 260 नंबर। तो वह है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में जो है उपनिषदों का फारसी अनुवाद सीरे अकबर के नाम से किया गया। तो इसका सही उत्तर है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि मराठा प्रशासन में जो है सो सुमंत का कार्य क्या था। तो इसका कार्य था विदेश मंत्री का, फॉरेन मिनिस्टर का कार्य था सुमंत का मराठा साम्राज्य के दौरान। विजयनगर साम्राज्य आने वाला निकोलो कांटी जो था किस देश का निवासी था। तो वह इटली का निवासी था। अगला है कि अकबर की भू राजस्व प्रणाली जिसे कहते हैं 10 साला बंदोबस्त का वास्तविक निर्माता कौन था। तो राजा टोडरमल थे, ऑप्शन नंबर बी। कोई राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों और वृद्धों के प्रति श्रद्धालु, अपने प्रयास में कभी कमी नहीं हुआ, यह कथन किस सल्तनत शासक के लिए है। तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए, ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी प्रथम जो है शिवाजी के प्रशासन में सर ए नौबत का पद जो है सो किससे संबंधित था। तो यह जो है सो मुख्य सेनापति से संबंधित था। रहेला नामक पुस्तक जो है सो मोरक्को के जो है सो यात्री इब्न बतूता ने लिखा था, है ना। तो इसमें से रहेला जो है सो नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरबी में लिखा गया था, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें से गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है, अबू फजल ने अकबरनामा लिखा है, अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा है, अमीर खुसरो ने तुजुक के जहांगीर लिखा है। यह ऑप्शन हमारा गलत था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तो वह थे जहांगीर, है ना। 2 स्पा और सिंह स्पा प्रथा जो है किसने चला शुरू की थी। तो वह जहांगीर ने शुरू की थी। अगला है कि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने नवरोज त्यौहार जो है सो शुरू किया था मनाना। तो वह था बलबन। अगला है कि तकावी क्या था। तकावी एक जो है सो किसानों को दिया जाने वाला कृषि ऋण था, तकावी। अगला है कि औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में जो है सो निपुण था। तो वह है औरंगजेब बीना बहुत अच्छा बजाता था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे 273 पे। तो हमारा है कि मराठा मकैया वैली किससे कहा जाता है। तो वह कहा जाता है नाना फडणवीस को, ऑप्शन नंबर ये। अगला है कि मुगल काल में बादशाहों के जो प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है मीर ए बहर, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो इसमें से देखेंगे मीर ए बहर कहा जाता था आंतरिक जलमार्ग वाले को, जो कि आंतरिक जलमार्ग के प्रमुख रहते थे उनको। ठीक है, और मुतसद्दी जो है सो बंदरगाह प्रमुख को कहा जाता था मुतसद्दी। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न हम लोगों का देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो इसमें से पानीपत का युद्ध जो है सो प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1526 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो 1527 में। और चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो 1539 ईस्वी में। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो यह 1576 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग 276 पे। ठीक है, जिससे आप ये सब जो है सो लंबे लंबे प्रश्नों को आप खुद जो है सो अपने तरीके से हैंडल करेंगे, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसको प्रश्न संख्या 280 को। 280 हमारा इस प्रकार से है दोस्तों के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को जो है सो क्या कहा गया है। तो इसे राज्यों का संघ कहा गया, ऑप्शन नंबर बी इसको सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को जो संविधान की आत्मा कही थी। तो वह है अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। अगला है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है सो किस अनुच्छेद में है। तो वह है अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी कि 123 में है। अप्रियता का अंत जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो वह है अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है
कि भारतीय संविधान का कौन सा जो है सो अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है ना, सुनिश्चित करता है अप्रत्यक्ष रूप से ही, तो वह है अनुच्छेद 19(1) से, है ना। वाक और अभिव्यक्ति की इसमें स्वतंत्रता मिलती है। अगला है कि वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का गठन का प्रावधान जो है सो किस अनुच्छेद से है, तो वह है अनुच्छेद 280 से संबंधित। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद जो है सो संसद को जो है सो संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, तो वह है अनुच्छेद 368, है ना, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो यह महान्यायवादी की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76 के तहत। धन विधेयक की परिभाषा जो है सो किस अनुच्छेद में दी गई है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, तो वह है अनुच्छेद 110 में, ठीक है। अगला है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार जो है सो किस कौन सा अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 356 में। अगला है कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सो उल्लेख है अनुच्छेद 44 में। अगला है कि संविधान का अनुच्छेद जो सो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, अनुच्छेद 21। अगला है हमारा ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद का विषय है, तो यह अनुच्छेद 40 का विषय है। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है घोषित किया गया है, तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। अगला है कि लोकसभा चुनाव में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व को अब समाप्त कर दिया गया है, यह किस अनुच्छेद के तहत, तो यह 331 अनुच्छेद के तहत और 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अगला है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने पर जो है सो का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 में। अगला है कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जो सो प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह है अनुच्छेद 112 में, है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण का तो जो है सो है, लेकिन कहीं जो है सो बजट शब्द जो सो नहीं लिखा गया उसमें से, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। बाल श्रम निषेध, है ना, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 24 में है। ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो 155 अनुच्छेद के तहत होती है, और इसमें राष्ट्रपति पद का जो है सो विवरण है अनुच्छेद 153 में, और नियुक्ति जो है सो राज्यपाल की संबंधित है 155 में अनुच्छेद में। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना जो है सो किस अनुच्छेद में वर्णित है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, तो वह है अनुच्छेद 51, है ना। अगला 21 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, तो वह अनुच्छेद 143। हम लोग नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, है ना। ये सब बहुत आप PDF के रूप में देख लेंगे वहीं पे, ठीक है। हमने जो सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाने पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। अगला है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो वह था स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग 306वें नंबर पे, तो इसमें से है कि प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे, तो इसके अलावा 6 सदस्य थे, है ना। कुल जो 7 सदस्य थे, अंबेडकर प्लस 6 अन्य। अगला कि केंद्र और राज्यों के बीच जो है संबंधों की समीक्षा के लिए 2007 में कौन सा आयोग गठित किया गया था, तो जो सो आयोग गठित किया गया था मदन मोहन पंछी आयोग। ऑप्शन नंबर ए। काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है, तो यह है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। किस समिति की सिफारिश की थी कि गरीबी रेखा का निर्धारण केवल कैलोरी खपत पर नहीं होना चाहिए था, तो यह सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो है सो सिफारिश की थी, ठीक है। इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च को भी जो सो शामिल इसमें से किया था। अगला है कि विजय केलकर समिति का संबंध किस विषय से था, तो इनका विषय था GST या फिर कर सुधार के मॉडल से, है ना। इन्होंने रिपोर्ट दी थी। निर्भया कांड के बाद जो आपराधिक कानूनों में संशोधन के लिए किस समिति का गठन किया गया था, वह था जस्टिस JS वर्मा समिति का गठन किया गया था 2012 ईस्वी में।
अगला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि रंगराजन समिति ने जो है सो किस विषय पर रिपोर्ट दी थी? तो वह रिपोर्ट था विनिवेश पर, भुगतान संतुलन पर और गरीबी मापन पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। उपयुक्त में से समय समय पर रंगराजन जी ने कई समितियों की अध्यक्षता की, विशेषकर गरीबी और बैंकिंग से जुड़ा हुआ जो समिति था उनकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठक्कर आयोग, है ना, कि किस ठक्कर आयोग ने किसकी हत्या की जांच की थी? तो इंदिरा गांधी की हत्या की जांच की थी ठक्कर आयोग ने। ऑप्शन नंबर बी। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है? तो इसके संबंध है चुनाव सुधार और राज्य द्वारा चुनाव खर्च से संबंधित था। इन्होंने सिफारिश की थी कि चुनाव का खर्च जो है सो सरकार उठाए। ठीक है, किसने? इंद्रजीत गुप्ता समिति ने। अगला है दोस्तों कि उर्जित पटेल, जो कि पटेल समिति किसकी समीक्षा करती थी, है ना। उर्जित पटेल समिति किसकी समीक्षा करती थी? तो इसका सही उत्तर है मौद्रिक नीति ढांचा का। ठीक है, अगला है कि गाडगिल फार्मूला, गाडगिल फार्मूला जो है का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है केंद्र राज्यों की सहायता अनुदान से। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला है कि हंटर आयोग, है ना, भारतीय इतिहास में 2 बार जो है सो बना। 1919 वाला हंटर आयोग किस लिए था? तो वह था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है, 1882 का जो सो हंटर आयोग शिक्षा पर था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बीएन श्री कृष्ण समिति हाल ही में किस कानून मसौदे के लिए चर्चा में थी? तो वह कानून था डेटा संरक्षण बिल। ऑप्शन नंबर बी। सच्चर समिति, है ना, सच्चर समिति किस समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन था? तो वह था मुस्लिम समुदाय। 2005 में जो है सो इसका रिपोर्ट आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है यशपाल समिति, यशपाल समिति की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो इसकी रिपोर्ट का शीर्षक था शिक्षा बिन बोझ के। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि वोहरा समिति का संबंध किससे था? तो इसकी राजनीति का अपराधीकरण से संबंधित था। राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ से संबंधित था वोहरा समिति। अगला है कि केलकर टास्क फोर्स ने सिफारिश की थी किसकी? तो करों के सरलीकरण की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। शिवरामन समिति की जो सो सिफारिश पर किस संस्था की स्थापना हुई? तो नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। राधा कृष्णन आयोग 1948 में आया, मुख्य रूप से किस शिक्षा स्तर के लिए गठित हुआ था? तो यह विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर के लिए गठित हुआ था, है ना। इन्हीं के जो है सो सिफारिश पर यूजीसी बना है। ठीक है, अगला है जो कि आप खुद देखेंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब सीधे, इधर आप पीडीएफ में देख लीजिएगा अपना। ठीक है, अब हम लोग सीधे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 343 पे, 342 पे। ठीक है, तो 342 हमारा इस प्रकार से है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना भारत में कब हुई? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को केसी नियोगी की समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का जो है सो स्थापना होता है। अगला है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, है ना। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। रोलिंग प्लान, है ना, या फिर अनवरत योजना जो है सो किस सरकार के द्वारा लाई गई थी? तो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाया गया था 1978 से 80 ईस्वी में। गुरनार मंडल की अवधारणा थी रोलिंग प्लान। अगला प्रश्न है 345 नंबर पे चलते हैं हम लोग। तो 345 हमारा कि भारत में योजना अवकाश अवधि जो है सो क्या थी? तो योजना अवकाश अवधि थी 1966 से 1969 ईस्वी में। अगला है कि यह जो है सो योजना आयोग जो है 1966 से 69 में तो आया था योजना अवकाश प्लान हॉलीडे, लेकिन यह सूखा और युद्ध के कारण यह योजनाएं जो है सो
नहीं चल पाई, सफल नहीं हो पाई। अगला कि गरीबी हटाओ, ठीक है, नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। अगला है कि 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है सो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अरविंद पनगड़िया, है ना। यह आयोग जो है सो 2026 से 31 ईस्वी के लिए सिफारिशें देगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो वह था अशोक दलवई समिति। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है सो वित्त आयोग का गठन होता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत 5 साल पर जो है सो राष्ट्रपति के द्वारा यह जो है सो गठन होता है। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं एनडीसी के कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद के तो प्रधानमंत्री स्वयं, ठीक है। अगला है कि बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDAI की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ? तो यह मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर हुआ। ऑप्शन नंबर बी। बॉम्बे प्लान, ठीक है, बॉम्बे प्लान 1944 ईस्वी में कितने उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वह था 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान 1944 ईस्वी में जो है सो प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। टाटा, बिरला आदि इसमें सब शामिल थे, ठीक है। अगला है कि सर्वोदय योजना 1950 ईस्वी में जो है सो प्रस्तुत हुआ था और इसे जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। अगला है कि फेरा के स्थान पर फेमा एक्ट जो है सो किस वर्ष लागू हुआ? तो वह 1999 ईस्वी में लागू हुआ, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो फेरा का मतलब होता है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला है कि विवेक देवराज समिति का संबंध किससे है? तो इसका हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रेलवे पुनर्गठन से है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। रेलवे को आम बजट में मिलाने की सिफारिश थी, है ना। ऑप्शन नंबर ये। अगला है कि गाडगिल मुखर्जी फार्मूला का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो राज्यों को केंद्रीय सहायता के आवंटन से संबंधित है गाडगिल फार्मूला योजना, गाडगिल मुखर्जी, है ना। अगला है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG मॉडल जो है ना, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान उसे ठीक पहले अपनाया गया था? तो वह है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1991 के संकट के बाद योजना 1992 से शुरू हुआ था, ठीक है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो है सो कौन है? ठीक है, तो इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस AK माथुर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि ज्ञान आयोग, ठीक है, के अध्यक्ष कौन थे? तो यह है सैम पित्रोदा। ऑप्शन नंबर ये। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बनी जो उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष हैं इजेंती श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नीति आयोग द्वारा जारी जो डेल्टा रैंकिंग है का संबंध किससे है? तो यह है आकांक्षी जिले से, है ना, पिछड़े जिलों का विकास से संबंधित है। अगला है जिसे आप खुद देख लेंगे दोस्तों, है ना, 64 हम लोग आते हैं सीधे 367 पे। अगला है कि राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो यह जो सो सरकार का कुल ऋण दर्शाता है ना, उधारी की आवश्यकता को दर्शाता है राजकोषीय घाटा। बजट में गिलोटिन, है ना, का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह जो सो बिना खर्च के लिए अनुदान मांगों को पारित करने के लिए गिलोटिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि भारत में शून्य आधारित जो बजट है की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो वह अमेरिका से। हर बार शून्य से शुरुआत करना जो है सो अमेरिका से लिया गया था। अगला है कि जेंडर बजटिंग भारत में किस वर्ष के बजट से शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है कि यह जो है सो 2005 से 6 में जो है सो महिलाओं के विशेष आवंटन के साथ शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा
कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है सो कितने वर्ष के अंतराल पर जारी होती है, तो यह 2 वर्ष के अंतराल पर जारी होता है। भारतीय वन सर्वेक्षण जो कि स्थित है कहाँ, देहरादून के द्वारा जो है सो जारी होता है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि नीति आयोग के बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है के अनुसार किस राज्य में गरीबी कम करने को सबसे अच्छा प्रदर्शन किया गया है, तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश, है ना। अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो यह है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। अगला है कि केंद्र सरकार के बजट में रुपया कहाँ से आता है, तो इसका सबसे बड़ा स्रोत वर्तमान में क्या है, तो इसका है उधार और अन्य देयता के माध्यम से जो है सो आता है। ऑप्शन नंबर सी। रुपया कहाँ जाता है, रुपया गोज टू, सरकार का सबसे बड़ा खर्च किस मद में होता है, तो वह है ब्याज भुगतान में, पुराने कर्ज पर ब्याज चुकाने में। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हलवा रस्म जो होता है हमारा, हलवा रस्म का संबंध किस घटना से है, तो वह घटना है बजट छपाई की प्रक्रिया शुरू होने से। ठीक है। अगला है कि वोट ऑन काउंट, लेखानुदान जो है हमारा, तो का प्रावधान किस संविधान के अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद 116 के तहत अल्पावधि के लिए खर्च की अनुमति दी जाती है इसमें से। अगला है कि FRBM एक्ट जो है 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजकोषीय अनुशासन लाना। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि सतत विकास लक्ष्य, है ना, SDG इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है, तो इसका सही उत्तर है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जनगणना 2011 जो है सो का नारा क्या था, तो इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला है कि बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो है बाघों की कुल संख्या लगभग कितनी थी, बाघों की कुल संख्या थी 3682 ईस्वी में, सॉरी, यह दुनिया की 75% बाघों की आबादी थी। अगला कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो है सो में भारतीय राज्यों की रैंकिंग कौन जारी करता है, तो इसमें रैंकिंग जारी करता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। ठीक है। भारत का जो है सो विदेशी मुद्रा भंडार जो है कौन कस्टडी में रखता है, तो RBI कस्टडी में रखता है। ऑप्शन नंबर सी। बजट में पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण कौन सा है, तो वह है विनिवेश से प्राप्त राशि इसका उदाहरण है ना, क्योंकि इससे जो है सरकार की संपत्ति कम होती है। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, मानव विकास सूचकांक कौन जो सो रिपोर्ट जारी करता है, तो वह जारी करता है UNDP। ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी होता है। अगला है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब बंद हो चुकी है, पर ऐतिहासिक प्रश्न जो है सो आता है, पर रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। अगला प्रश्न जो कि आप खुद देखेंगे दोस्तों। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न संख्या 391 पे। तो यह है कि केंद्रीय बजट जो कि 2025-26 में घोषित नई कर व्यवस्था के तहत अब कितनी आय तक जो है शून्य टैक्स लगेगा, जीरो टैक्स लगेगा, तो वह है 12 लाख तक। ऑप्शन नंबर सी। रिबेट मिलने के बाद जो है सो, है ना। अगला है कि बिहार के किस विभाग में बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा पैसा आवंटित किया गया है, तो वह है शिक्षा विभाग, जो कि कुल बजट का 19% जो है इसमें से आवंटित किया गया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। बिहार की लघु उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की मासिक आय सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 6,000 से कम होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व किस स्तर को पार कर गया है, तो $620 बिलियन को पार कर गया है। अगला है कि बिहार बजट 2025-26 के कुल आकार जो है सो कितना अनुमानित है, तो यह 3.16 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है पिंक टॉयलेट, है ना, योजना जो है का संबंध किससे है, तो यह है शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि केंद्रीय बजट में जो है सो अटल टिकरिंग लैब्स की संख्या अगले 5 वर्षों में कितनी बढ़ाई जाएगी,
तो 50,000 जो है सो बढ़ाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में कैंसर इलाज के लिए बजट 2025-26 में किस नई संस्था की घोषणा की गई है? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार कैंसर केयर सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मिशन दक्ष के तहत जो है सो किस कक्षा के बच्चों को विशेष हिंदी गणित की कक्षाएं दी जाती है? तो वह था कक्षा 3 से 8 के बच्चों को, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि का योगदान कितना है? तो 19.9% है। ऑप्शन नंबर ये, है ना। अगला है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में जो सो इंफ्रास्ट्रक्चर पूंजीगत व्यय के लिए कितनी जो सो राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही उत्तर है 11.11 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बिहार के पूर्णिया के अलावा जो है सो किन 2 स्थानों पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात बजट में जो है सो कही गई है? तो वह है रक्सौल और सुल्तानगंज में। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सितंबर 2025 लॉन्च के तहत जो महिलाओं की अधिकतम कितनी सहायता राशि यानी कि ऋण या अनुदान मिल सकती है? तो 2 लाख तक जो से मिल सकता है ना। शुरुआती में 10,000 रुपये जो कि चुनाव के समय ही अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था। ठीक है। अगला है कि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जो कि 2024-25 का अनुमान क्या है? तो इसका अनुमान है 6.5 से 7% तक, 6.5% से 7% तक। अगला है कि बिहार में शहरीकरण की दर 11.3% यानी कि 2011 की जनगणना से बढ़कर जो है सो कितनी हो गई है? तो यह 17.1% हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में 25-26 के लिए राजकोषीय घाटे जो है सो का लक्ष्य क्या है? तो इसका है 4.4%। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो उसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो वह योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, है ना। बस खरीदने पर जो सो इसमें सब्सिडी मिलेगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका है मुख्य फोकस कृषि जिलों का विकास। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में बजट में जो सो कन्या विवाह मंडप कहाँ बनाए जाने का प्रस्ताव है? तो यह जिला स्तर पर बनाए जाने का प्रस्ताव है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है ना। अगला प्रश्न है कि नई कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती को 50,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस क्षेत्र में देश में सर्वाधिक वृद्धि दर जो है सो 14.5% हासिल की है? तो वह है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा, इसे आप खुद अपने देख लेंगे दोस्तों। ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन बी और सी, है ना। वसा में घुलनशील है कौन? ये डी ई के, है ना। नहीं तो कीड़ा आदि रख सकते हैं डायरेक्ट जो सो कीड़ा जो सो जल में वसा में घुलनशील है। अगला है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन जो है सो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वह है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? तो वह है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी। साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है जिसमें कोबाल्ट धातु जो है सो पाई जाती है? तो वह है विटामिन B12। अगला है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो वह है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सब्जियों को धोने से जो है सो कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो वह है विटामिन सी, क्योंकि यह विटामिन सी जो है सो जल में घुलनशील होता है ना। अगला प्रश्न है कि रिकेटस रोग शरीर के किस अंग को जो सो प्रभावित करता है? तो वह है हड्डियों को जो है सो कमज़ोर हो जाता है विटामिन डी की कमी से। दूध में से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो वह है विटामिन सी, है ना। ऊँटनी के दूध को छोड़ करके किसी भी दूध में जो है सो विटामिन सी नहीं पाया जाता है।
अगला है कि रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग जो है बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो वह है विटामिन के, है ना। ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है, तो वह है विटामिन डी की कमी से होता है। वयस्कों में जो है सो हड्डियां कमजोर होने लगती है ना। अगला है कि स्कर्वी रोग किसके इलाज में जो है सो सबसे उपयोगी फल कौन सा है। स्कर्वी रोग के इलाज में सबसे उपयोगी फल कौन सा है, तो वह है आंवला, इसमें से विटामिन बी सर्वोत्तम मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि किस विटामिन की कमी से कारण पुरुषों में जो नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन हो सकता है, वह है विटामिन ई की कमी से, है ना। यह इसे जो सो प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एनीमिया, एनीमिया जो है सो किस रोग जो है सो किस तत्व की कमी से होता है, तो वह है लोहा की कमी से, लौह की कमी से होता है। इटाई इटाई रोग जो है सो होता है कैडमियम के प्रदूषण से, है ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि मिनी माता रोग जो कि पारा की अधिकता से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है सो पानी में किसकी अधिकता से होता है, तो पानी में नाइट्रेट की अधिकता से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला है कि टाइफाइड में कौन सा जो है सो अंग प्रभावित होता है, तो इसमें से आंत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है, तो उस विटामिन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, तो वह विटामिन है हमारा विटामिन डी, है ना। सूर्य की रोशनी से त्वचा में जो है सो तुरंत पहुंच जाता है। अगला है दोस्तों कि जीरो फथेलमिया, है ना। जीरो फथेलमिया रोग जो है सो किस विटामिन की कमी से होता है, तो वह है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसमें से आँखों का सूख जाना जो है सो इसमें होता है। बाकी आगे जो है सो आप खुद जो है सो देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लंबा लंबा है, समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी, है ना, कि 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जो है सो उपग्रह जो सो फर्स्ट सैटेलाइट जो है सो 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, वह था आर्यभट्ट, जो कि सोवियत संघ की मदद से जो सो हम लोग लॉन्च किए थे, है ना। सबसे पुराना मित्र हमारा रसिया। अगला है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, तो इसके लैंडर का नाम है विक्रम। ऑप्शन नंबर बी। रोवर का नाम प्रज्ञान था, ठीक है। अगला है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में किस कोड नाम से किया था, तो इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण 1 में जो है सो किया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1998 ईस्वी में पोखरण 2 जो सो परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन शक्ति, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारी जल हैवी वाटर D2O का जो है सो प्रयोग परमाणु रिएक्टर में किस रूप में होता है, तो इसमें शीतलक और मंदक के रूप में होता है D2O का प्रयोग। अगला है कि रॉकेट जो है सो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह संवेग संरक्षण पर कार्य करता है और न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर भी कार्य करता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया के बराबर। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, है ना। वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं होने देंगे, ठीक है। जो भी आपको सुझाव देना है दोस्तों, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आपको अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ अच्छा लगता है या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।